गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा 3 विषय सूची। पाठ 1 भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण का इंग्लिश वर्ड होता है लैंग्वेज एंड ग्रामर। ये हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 लिपि और वर्णमाला। लिपि और वर्णमाला का इंग्लिश वर्ड होता है स्क्रिप्ट एंड अल्फ़ाबेट। पार्ट 2 लिपि और वर्णमाला स्क्रिप्ट एंड अल्फ़ाबेट। लिपि। जब हम बोलते हैं तब इसके लिए अपने मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए हम कुछ चिन्हों का संकेतों का प्रयोग करते हैं। यानी जब हम बोलते हैं तो क्या अपने मुंह से कुछ ध्वनियाँ जो निकालते हैं उनको हम लिखने और पढ़ने के लिए चिन्हों और संकेतों का प्रयोग करते हैं। इन संकेतों को यानी जो लिखने और पढ़ने के चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन चिन्हों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। यानी जो मुख से हम अपने बोलते हैं जो ध्वनियों का प्रयोग करते हैं उन ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह लिखते हैं, जो उस चिन्ह का प्रयोग करने के लिए जो ढंग का प्रयोग करते हैं उस ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब है भाषा। भाषा को जिन ध्वनियों के द्वारा बोला जाता है उन ध्वनियों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। अभी आपने ये जो पढ़ा उसका ये आंसर है। यानी कि जिन भाषा को हम लोग बोलते हैं उन ध्वनियों के द्वारा, जिन भाषा को हम ध्वनियों के द्वारा बोले जाते हैं उन ध्वनियों को लिखने के लिए क्या करते हैं? लिपि कहलाता है। उन ध्वनियों को लिखने की ढंग को, तरीकों को ही हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। यानी अलग अलग भाषाएं होती है और अलग अलग भाषाओं क्या होती है? अपनी अपनी अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यानी हिंदी भाषा क्या होती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखी जाती है। कश्मीरी भाषा को फारसी लिपि में लिखी जाती है। अब है हिंदी वर्णमाला। भाषा की ध्वनियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं। जो हम भाषा पढ़ रहे हैं उसकी ध्वनियाँ क्या होती है? कई प्रकार की हो सकती है। ये ध्वनियाँ बड़ी हो सकती हैं। क्या होता है? ये ध्वनियाँ बड़ी हो सकती है। जैसे बस, रथ, कमल, नयन, पनघट, दशरथ। अब ये ध्वनियाँ छोटी हो सकती हैं। अभी हम लोगों ने बड़ी ध्वनियाँ पढ़ा, अब क्या करेंगे? छोटी ध्वनियाँ। जैसे क, च, ज, ट, त, न, य, र और प। अब ये ध्वनियाँ बहुत छोटी हो सकती है। अभी हमने पढ़ा बड़ी ध्वनियाँ, छोटी ध्वनियाँ। अब उससे भी छोटी ध्वनियाँ वो क्या है? जैसे अ, आ, ई, उ, ए, औ, ए, ओ। अब क, च, अ, उ, ए जैसी ध्वनियाँ से छोटी ध्वनियाँ नहीं हो सकती। यानी क, च, अ, उ, ए से छोटी ध्वनियाँ नहीं हो सकती है। छोटी ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है। यानी क्या कहलाती है? इस ध्वनियाँ छोटी नहीं हो सकती है। जो छोटी ध्वनियाँ होती है उससे क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। जो सबसे छोटी ध्वनियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती है। और वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। यानी जो छोटी ध्वनियाँ होती हैं वर्ण कहलाती है, लेकिन वर्णों का जो समूह होता है, जो व्यवस्थित समूह होता है वो क्या कहलाते हैं? वर्णमाला कहलाता है। अब वर्णों के भेद। अब वर्णों के क्या क्या भेद होते हैं ये हम पढ़ते हैं। जैसे वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? स्वर जो वर्ण बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। क्या होते हैं? हमारी हिंदी वर्णमाला में कितनी स्वर हैं? 11 हैं। कौन कौन सी? जैसे है जो ये हैं अ, आ, ई, ये छोटी बड़ी, उ,
ऋषि, ए, ओ, औ। ये हमारी क्या हो गई? 11 क्या हो गई? वर्णमाला में कितनी स्वर होती हैं? 11 होती है। जो वर्णमाला जो हमारे स्वर क्या हैं? 11 हैं और ये यही हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि अभी तो हमने पढ़ा कि स्वर बिना जो किसी की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? व्यंजन, जो बिना किसी सहायता के हम नहीं पढ़ सकते, नहीं बोल सकते, तो व्यंजन कहलाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं। अब हमारी स्वर जो हैं वो 11 हैं, लेकिन व्यंजन कितने हैं? 33 हैं, जो ये हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ये खटखोला वाला ख है, स और ह। यानी कि कितनी हमारी व्यंजन कितनी हैं? 33 व्यंजन हैं और हमारे स्वर 11 हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। ऊपर दिए गए किसी वर्ड को बोलकर देखो। यानी हम ये जो वर्ड दिए गए हैं इसको आप बोलकर देखिए कि तुम देखोगे कि इन्हें बोलने पर अ के उच्चारण का सहारा लेना पड़ता है। यानी जैसे हम लोग ये पढ़ रहे हैं व्यंजन जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे क, ख, अ की मात्रा आ रही है, तो इसका अर्थ हुआ कि व्यंजन में अ मिला होता है। यानी कि इससे जब हम पढ़ते हैं तो इसके से ये पता चलता है कि हमारी जो ये व्यंजन है इसमें अ की मात्रा मिली हुई है। अब क्या है, जब अ के बिना व्यंजन को लिखना हो तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा, यानी जब हमें ये अ मात्राएं नहीं, स्वर नहीं लगाना है और उसके बिना ही हमको क से लेके ह तक पढ़ना है, तो नीचे एक तिरछी रेखा, यानी जो ये चिन्ह दिया हुआ है, ये इसी खींच देते हैं। जब हमें इसकी मात्रा नहीं लगाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे एक तिरछी रेखा ऐसे ही खींच देते हैं। और इस तिरछी रेखा को, जो हमें ये रेखा खींची गई है, इस रेखा को हलंत कहा जाता है। यानी ये जो खींची गई रेखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हलंत कहा जाता है। जैसे अंग और ढ वर्ड, अंग और ढ, इन शब्दों पर ध्यान दो। ये है पेड़, जैसे प में एक मतलब पे अड़ पेड़, ए सीढ़ी, स में मतलब सी, अड़ में एक मतलब डी सीढ़ी। इन शब्दों में अंग और रूप ढ है। अंग का रूप क्या है? ड है, ड से मिलता जुलता है, और ढ का रूप ढ से मिलता जुलता है। ये भी व्यंजन की तरह बोले जाते हैं। क्या कहता है? ये भी व्यंजन जो हमारे जो क, ख, ग हैं उसकी तरह बोले जाते हैं, लेकिन बोलने में इनका उच्चारण ड और ढ से भिन्न होता है। जो ड और ढ से क्या होता है? भिन्न होता है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में छ, त्र, ज्ञ और श्र भी शामिल किए जाते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये जो हमने पढ़ा छ, त्र, ज्ञ और श, इनमें क्या होता है? संयुक्त व्यंजन शामिल होते हैं। यह संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। ये व्यंजन दो व्यंजनों से मिलके बने होते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है क प्लस स इक्वल टू छ, क प्लस स इक्वल टू क। देखो यहाँ पे हमारी जो लगी हुई है बिंदु, ये कौन सी है? हलंत बिंदु। जैसे हम लोग को क अब पढ़ना है और नहीं लगेगा इसमें, क प्लस स इक्वल टू छ, तो क्या होगा? छतरी। ज प्लस अ इक्वल टू ज्ञान, यानी कि ज्ञानी। अब यहाँ दिया हुआ है त प्लस र इक्वल टू त्र, तो यहाँ पे हुआ त्रिशूल। स प्लस र इक्वल टू श्र, श्रवण। अब हम पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर। जब दो व्यंजनों को मिलाकर क्या होता है? जब दो व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तब उनके मेल में संयुक्ताक्षर बनता है। जब दो शब्दों को हम लोग मिला के बनाते हैं तो उनको क्या मेल में क्या होता है? संयुक्ताक्षर बनता है। जैसे संयुक्ताक्षर में दो व्यंजनों के बीच अ स्वर नहीं होता है। जब दो व्यंजन मिलते हैं तो क्या होता है? इसमें अ स्वर नहीं मिलते हैं। जैसे आप यहाँ है क प्लस क इक्वल टू कक, यानी क प्लस क इक्वल टू कक, मक्का। ल प्लस ल इक्वल टू लल, बिल्ली। अब यहाँ है क प्लस त इक्वल टू कद, भक्त। स प्लस त इक्वल टू सत,
पुस्तक। च प्लस च इक्वल टू चच, तो यह है बच्चा। र प्लस प इक्वल टू प्र, सर्प। त प्लस त इक्वल टू तत्, कुत्ता। क प्लस र इक्वल टू क्र, यहाँ चक्र। अब यहाँ है ट, ट प्लस र इक्वल टू ट्र, ट्र का क्या होगा, यहाँ पे मिला के जो क बना मिला हुआ है ट्रक। ड प्लस र इक्वल टू ड्र, यहाँ हो गया ड्रम। अब हम पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं जो होती है वो कौन कौन सी होती है हम पढ़ेंगे। अब तक तुम समझ गए होंगे कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में अ स्वर की सहायता पड़ती है, लेनी पड़ती है। यानी कि आप अभी हम पढ़ चुके हैं, हम लोग क्या करते हैं कि स्वर में, और जब हम पढ़ते हैं तो व्यंजन जब हम पढ़ते हैं तो व्यंजन में स्वर की मात्राएं लेनी पड़ती हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि सभी व्यंजनों में अ मिला हुआ होता है। अब सोचो कि जब व्यंजन के साथ किसी अन्य स्वर को जोड़ना हो तब उसे किस प्रकार जोड़ेंगे। ऐसा करने के लिए स्वर को मात्रा के रूप में लिखा जाता है। आओ देखें कि किस स्वर की मात्रा कौन सी है। अब हमें यहाँ पढ़ना है कि कौन सी मात्रा, कौन सी स्वर किस में जुड़ी हुई है। जैसे यहाँ दिया हुआ है स्वर, जो हमारे स्वर पूरी दी हुई है, और स्वर की मात्राएं पूरी दी हुई है। अब मात्रा लगाने का स्थान, अब जो ये मात्राएं जो स्वर दिया हुआ है, अब हम उसको कहाँ लगाते हैं, वो है व्यंजन के साथ मिले। यानी जो हम व्यंजन है उसके साथ कैसे कहाँ मिलाने का है, और उसका उदाहरण दिया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं आ का स्वर की मात्रा कैसी लगती है। अब मात्रा लगाने का स्थान, यानी जो ये मात्रा दिया उसको कहाँ लगाते हैं, वर्ण के दाईं ओर। क्या करते हैं, जब हम व्यंजन लिखते हैं तो उसकी दाईं ओर लगाते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है क प्लस आ इक्वल टू का, उदाहरण है कान। यहाँ दिया हुआ है ई, छोटी, वर्ण के बाईं ओर। इसको कहाँ लगाते हैं, वर्ण के बाईं ओर लगाते हैं। अब इसको हमने दाईं ओर लगाया और इसको हम बाईं ओर लगाएंगे। इससे क प्लस ई इक्वल टू की, तो यहाँ पे हो गया की अधर किधर। अब यहाँ बड़ी, अब बड़ी कहाँ लगाते हैं, वर्ण के दाईं ओर। यहाँ पे हमने छोटी को कहाँ पे लगाया, बाईं ओर, और यहाँ हम लोग बड़ी को कहाँ लगाएंगे, दाईं ओर। तो क प्लस ई इक्वल टू की, कील। अब ऊ की मात्रा, वर्ण के नीचे क प्लस ऊ इक्वल टू कु, तो यहाँ पे हो गया कूस। अब बड़ा ऊ, वर्ण के नीचे ये भी लगेगा, क प्लस ऊ इक्वल टू कु, तो हो गया यहाँ पे कूप। अब यहाँ ऋषि, अब ऋषि को कहाँ लगाते हैं, वर्ण के नीचे। ऋषि को कहाँ लगाते हैं, हम र के तौर पे ऋषि के नीचे लगाते हैं। जैसे क प्लस श्री इक्वल टू क्री, तो यहाँ पे होगा क्री प, ये अंगा है, ये आड़ा है, तो कृपन, इसको ना पढ़ेंगे कृपन। अब यहाँ हो गया ए, वर्ण के ऊपर, यानी क प्लस ए इक्वल टू के, तो यहाँ पे हो गया केस। यहाँ पे ए है तो ए को हम वर्ण के ऊपर ही लगाते हैं। जैसे क प्लस ए इक्वल टू कै, तो यहाँ पे हो गया कैद। अब ओ का मात्रा, ओ को कहाँ लगाते हैं, वर्ण के दाईं ओर पर लगाते हैं, वर्ण के दाईं ओर लगाते हैं। क प्लस ओ इक्वल टू को, तो यहाँ हो गया कोयल। औ है वर्ण के दाईं ओर, ये भी कौ को क्या लगाते, औ को कहाँ लगाते हैं, वर्ण के दाईं ओर लगाते हैं। क प्लस औ इक्वल टू कौ, तो यहाँ पे हो गया कौ आ, कौआ। अब जानते हो कि अनुस्वार, यानी अनुस्वार का था अन, और चंद्र बिंदु अन और विसर्ग अह की भी मात्राएं होती हैं। जब हम ये दिया हुआ है जिसकी भी मात्राएं होंगी, तो वर्णों के साथ ये इस प्रकार जुड़ते हैं। अब ये दी हुई तो ये कहाँ जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं। जैसे अन ऊपर लगता है, वर्णों के ऊपर क प्लस अन इक्वल टू कन। अब ये अन की मात्रा दिया हुआ है, यानी चंद्र बिंदु, तो ये कहाँ लगता है, ये भी वर्ण के ऊपर लगता है, क प्लस अन इक्वल टू कन। अब ये दिया हुआ है अह, अब अह की वर्ण के दाईं ओर, अह कहाँ लगता है, वर्ण के दाईं ओर लगता है, क प्लस अह इक्वल टू क। अब आओ तुम्हें ऊ और ऊ के बारे में, ये छोटा ऊ बड़ा ऊ के बारे में कुछ बातें बताएं। इनकी मात्राएं जब किसी व्यंजन, यानी जब किसी व्यंजन से मिलती है तो क्या बनती है, उसको पढ़ते हैं, से मिलती है तो इनका रूप इस प्रकार होता है। कैसे, छोटा ऊ, त में उपमंत्र तू अम तुम, क में उपमंत्र कु अच्छा कुछ, ग में उपमंत्र गु अड़ा गुण, स में उपमंत्र सु अना सुन, क में उ की मंत्रा भी हो गया हमारा छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ,
कुल, च में उपमा चूर चूर, प में मतलब पुअत पूत, स में उपमा सु अत सूत। लेकिन जब उ और उ की मात्राएं व्यंजन र से मिलती है, यानी कि अभी तो यहाँ हमने पढ़ लिया, लेकिन जब इसको र से मिलती है तो इनका रूप इस प्रकार होता है। जब इन्हें र से मिलाते हैं तो इसका रूप किस प्रकार होता है, यहाँ देखिए। जैसे अरुण, अब क्या होगा, जब यह र में जुड़ता है तो हमको इसको क्या करते हैं, ऐसे लगाते हैं। अरुण, रुपया, रुकना, रुचि, रूपा, रूठना, अमरुद, रूपवान। अब हमारा यहाँ तक क्या होता है, एक लेसन, एक पार्ट क्या होता है हमारा कंप्लीट होता है। अब इसको आपको क्या करना है, घर पे एक बार खुद से पढ़ना है। ओके, अब हम पढ़ेंगे अभ्यास। अभ्यास क्या है, क, बोलने की बारी, मौखिक कौशल। मौखिक कौशल मुख से पढ़कर बोलना है आपको। जैसे यहाँ है, बोल बोलकर पढ़ो और याद करो। आपको क्या करना है, बोल बोलकर पढ़ना है और याद करना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है चिन्ह, चिन्ह दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है सिंबल, यानी कि सिंबल क्या होगा, इंग्लिश वर्ड हो गया, और इंग्लिश वर्ड का जो हिंदी होता है, मीनिंग होता है, वो चिन्ह हो गया। तो यानी चिन्ह हिंदी हो गया, हिंदी का इंग्लिश सिंबल वर्ड हो गया। अब यहाँ दिया हुआ है लिपि, लिपि का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, स्क्रिप्ट। वर्णमाला, वर्णमाला का इंग्लिश होता है अल्फ़ाबेट, वर्ड होता है। व्यंजन का होता है वर्ड, इंग्लिश होता है कॉन्सोनेंट। संयुक्ताक्षर का वर्ड होता है कंबाइंड लेटर। ध्वनि का होता है साउंड। वर्ण का होता है लेटर। स्वर का होता है वावेल। और संयुक्त व्यंजन का होता है कंबाइंड कॉन्सोनेंट। यानी आपको इसमें दिया हुआ है हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश का हिंदी, यानी कि दिया हुआ है हिंदी और हिंदी का इंग्लिश वर्ड भी दिया हुआ है। इसका ये आपका होमवर्क रहेगा। इसको आपको क्या करने का है, घर पे अपने नोटबुक में लिखने का है और बोल बोल कर पढ़ना है और याद करना है। ओके बच्चों, ओके बाय बच्चों।